नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन कोचिंग पॉइंट में, जहां पहुंचते हैं हर बच्चों तक सच्ची शिक्षा। यदि आप क्लास 10th में हैं और इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और इस वीडियो में हम अध्याय 1 के हिस्ट्री के अध्याय 1 का जो है सो हम ऑब्जेक्टिव, जितना भी वीवी है ऑब्जेक्टिव है, उस सभी को जो है सो हम कवर करेंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो इस चैप्टर से जितना भी प्रश्न आएगा ऑब्जेक्टिव का, वो सारा इसी वीडियो से रहेगा, इससे बाहर जो है सो नहीं रहेगा। तो इस चैप्टर के लास्ट में जितना भी क्वेश्चन जो है सो दिया गया है, उस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जो है सो हल करेंगे। तो इसका जो है सो आप देख सकते हैं, इतना बड़ा जो है सो अध्याय है। और इसका जो है सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सो क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली एवं जर्मनी जो है सो ये सब जो है सो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये यूरोप हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है सो आप याद रखिएगा कि भारत जो है सो किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो भारत जो है सो एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखिएगा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना विनिया कांग्रेस द्वारा की गई, ठीक है। तो फ्रांस में जो है सो बुर्बो राजवंश को जो है सो विनिया सम्मेलन के माध्यम से जो है सो दोबारा स्थापित किया गया। और विनिया सम्मेलन जो है सो 1815 में हुआ था। और 1789 ईस्वी में जो है सो बुर्बो राजवंश का शासन जो है सो फ्रांस में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 1815 ईस्वी में जो है सो विनिया सम्मेलन हुआ और दोबारा जो है सो बुर्बो राजवंश की वहाँ पर शासन स्थापित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बुर्बो राजवंश, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजिनी का संबंध जो है सो कार्बोनरी संगठन से था। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है सो ऑस्ट्रिया था। उसके बाद प्रसा भी था, लेकिन ज़्यादातर जो है सो सबसे बड़ा रोड़ा जो है सो ऑस्ट्रिया को ही माना जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। उसके बाद जो है सो अगला प्रश्न जो है सो कह रहा है, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। इस प्रश्न को आप उल्टा भी याद रख सकते हैं कि काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर किसने नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को प्रधानमंत्री पद पर जो है सो विक्टर एमैनुअल ने नियुक्त किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था, ठीक है। तो इसका नाविक ये आंसर हो जाएगा घ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है सो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन जैसे ये पूछा गया है, MBBI प्रश्न है ये। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है कि जालवे ऋण एक संस्था थी, किसकी संस्था थी। तो ये जालवे ऋण जो है सो व्यापारियों की संस्था थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। जितना भी व्यापारी था वो सभी जो है सो मिल करके जालवे ऋण संस्था की जो है सो स्थापना किया था। और जालवे ऋण संस्था का स्थापना इसलिए किया गया था कि यूरोप का जो है सो जितना भी देश है और उसकी जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई है महायुद्ध के कारण, तो उसके कारण जो है सो प्रथम विश्व युद्ध में जो बहुत सारे देशों का अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया था। तो उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जो है सो जालवे ऋण नामक संस्था स्थापना की गई थी और ये व्यापारियों के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। इसमें भी बुक में जैसे आंसर सारा दिया गया है, आप उस बुक में से भी देख सकते हैं। रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। अगला है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 ईस्वी में। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो यूनान, ठीक है। तो कोई भी देश जो था ना, किसी भी देश में जैसो किस देश का जैसो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा, तो यूनान का ही। यूनान का जैसो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान जो है ना, बहुत सारे देशों को जैसो काम आया। तो यूरोप वासियों के लिए भी जैसो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा यूनान का, ठीक है। उसके बाद जैसो अगला प्रश्न है, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई।
तो 1829 की एड्रियानोपुल की संधि जो है सो तुर्की के साथ हुई थी, ठीक है, ये तुर्की इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली स्थान है, इसको भरना है। हम आप इसको बता देते हैं, लेकिन इसका जैसे ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं आप, उसमें आपको जैसे पूरा क्वेश्चन बना करके उसका जो है सो आंसर दिए हैं। एक बार वैसे हम आपको बता देते हैं कि सेडोन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ, ठीक है। याद रखिएगा कि सेडोन के जब युद्ध हुआ था ना, तो उसमें जो है सो एक शक्ति का पतन हुआ और जर्मनी जो है सो महाशक्ति रूप में उभर करके सामने आया था। उसके बाद सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सेडोवा का युद्ध जो है सो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। उसके बाद 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से जो है सो किस युग का अंत हो गया था, तो पुरातन युग का जो है सो अंत हो गया था। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेटिकन सिटी के राजमहल जहाँ पोप रहते थे जो इटली के संघर्ष से बचा रहा था। इटली में जो है सो हर एक जगह संघर्ष हुआ, आंदोलन हुआ, लेकिन वेटिकन सिटी जो है सो ये बचा रहा जहाँ पोप रहता था। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद वहाँ का राजा जो है सो कौन बना, तो वहाँ का राजा बना बेबेरिया के शासक ओटोमन। उसके बाद हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन जो है सो है। और हम बुक में से जो है सो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, उसको जो है सो हम कवर करते हैं, वो सारा ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। देखिए ये सारा प्रश्न है जिसको हमने बीच बुक में से जो है सो चैप्टर में से उठाया है, और इससे बाहर जो है सो ऑब्जेक्टिव जो है सो इस वर्ष 2026 में जो है सो नहीं बाहर जाएगा, इसमें से जो है सो सारा पूछा जाएगा, ठीक है। और जितने भी 12 प्रश्नों को मैंने आपको बताया है वो सभी प्रश्नों को आपको याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव था, और उसके बाद खाली स्थान आपको बताया है वो सारा को याद रखना है, और खाली स्थान को इसी में जैसे हमने कवर किया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ, तो सेडोन के युद्ध, ठीक है। तो सेडोन का जब युद्ध हुआ था ना, उसके बाद एक महाशक्ति का पतन हो गया, उसका अंत हो गया, और दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मनी का जन्म हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि सेडोवा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो सेडोवा का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। याद रखेगा, सेडोवा का युद्ध जैसे किसके बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया था। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने पुरातन युग का अंत कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा, इसका पुरातन युग होगा आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर इटली के संघर्ष से बचा रहा, तो जहाँ पोप रहता था वेटिकन सिटी, वो जो है इटली के संघर्ष से बचा रहा। उसके बाद अगला है, यूनान की एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद वहाँ का राजा कौन बना, तो बेबेरिया के शासक ओटोमन बना, ठीक है। ओटोमन होगा यहाँ पे, ठीक है, और शॉर्टकट में इसको ओटो भी कहा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। याद रखिएगा आप लोग, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। उसके बाद विनिया सम्मेलन कब हुआ, तो विनिया सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में, जो बहुत बार पूछा गया है, ये MVVI प्रश्न है, ठीक है। विनिया सम्मेलन कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेटरनी का पतन कब हुआ था, तो मेटरनी का पतन हुआ था 1848 ईस्वी में, ठीक है। मेटरनी का पतन कब हुआ था, 1848 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण कब हुआ था, इटली का एकीकरण जो है सो 1871 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, इटली का एकीकरण कब हुआ, 1871 ईस्वी में। उसके बाद जैसे अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, कह रहा है कि सेडोन का युद्ध कब हुआ था, सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। याद रखिएगा, एक होता है सेडोन, एक होता है सेडोवा। तो सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में, और सेडोन का युद्ध हुआ था 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता था, कहाँ का नेता, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता कौन था, तो कोसुत था, ठीक है। याद रखिएगा, हंगरियन राष्ट्रवादी नेता कौन था, कोसुत था, ठीक है। ये कोसुत हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूनान कब स्वतंत्र हुआ, तो यूनान 1832 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूनान कब स्वतंत्र हुआ था, 1832 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अगला है, पोलैंड में आंदोलन कब हुआ, तो पोलैंड में आंदोलन हुआ था 1863 ईस्वी में, ठीक है। अगला प्रश्न है, विनिया सम्मेलन के बाद फ्रांस का राजा कौन बना, तो विनिया सम्मेलन जो हुआ था 1815 ईस्वी में, उसके बाद जैसे वहाँ का राजा कौन बना, तो वहाँ का राजा बना था बुर्बो राजवंश का एक शासक था लुई 18वां, ठीक है। तो लुई 16वां के शासनकाल में जो है सो ये बुर्बो राजवंश का शासन समाप्त हो गया था।
उसके बाद दोबारा जो है वहाँ शासन स्थापित हुआ और लुई 18वां को जो है वहाँ का शासक बनाया गया। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, विनिया सम्मेलन के बाद फ्रांस में किस राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया? किस राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया? तो विनिया सम्मेलन के बाद जो है बुर्बो राजवंश को दोबारा जो है स्थापित किया गया और बुर्बो राजवंश का ही जो है वंशज था लुई 18वां। ठीक है, इसी को जो है दोबारा वहाँ का शासक बनाया गया। ठीक है सर, किस राजवंश को स्थापित किया गया, पुनर्स्थापित किया गया? तो बुर्बो राजवंश को। तो नंबर प्रश्न कर रहा है कि फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद किस वंश को गद्दी सौंपी गई? 1815 में विनिया सम्मेलन हुआ था और उसमें जो है बुर्बो राजवंश को गद्दी सौंपा गया था। लुई 18वां को जो है वहाँ का राजा बनाया गया था, लेकिन 1830 में जैसे ग्रीस युद्ध छिड़ गया तो उसके बाद जो है बुर्बो राजवंश को हटाकर किस वंश को गद्दी सौंपा गया? तो ऑरलियंस वंश को जो है गद्दी सौंपा गया था। ठीक है, ऑरलियंस वंश याद रखेगा। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 17 नंबर कि गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री कब बना? तो गीजो फ्रांस का प्रधानमंत्री बना था 1840 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न है, लुई फिलिप फ्रांस की गद्दी कब छोड़ा? तो लुई फिलिप जो है फ्रांस की गद्दी 22 फरवरी 1847 को ये गद्दी छोड़ करके, वहाँ जब दंगा हुआ था ना तो गद्दी छोड़ करके जो है इंग्लैंड भाग गया था। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं 19 नंबर प्रश्न जैसे दिया गया है और इसमें कह रहा है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद 1815 ईस्वी में विनिया सम्मेलन हुआ और वहाँ बुर्बो राजवंश को स्थापित किया गया था। उसके बाद अगर आप 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यंग इटली की स्थापना कब और किसने किया था? तो यंग इटली की स्थापना जो है 1831 ईस्वी में मेजनी ने किया था। याद रखेगा यंग इटली। ठीक है, तो यंग इटली की स्थापना हुई थी 1831 में मेजनी के द्वारा। उसके बाद यंग यूरोप की जो है स्थापना कब और किसने किया था? तो यंग यूरोप की स्थापना जो है 1834 ईस्वी में मेजनी ने किया था। तो इस दोनों संगठन की स्थापना जो है मेजनी के द्वारा किया गया था। तो यंग इटली की स्थापना 1831 में किया गया था और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया? वहाँ जनवादी आंदोलन हुआ, बोल रहा था कि हमको जैसो इटली राज्य बनाना है, इटली को एकत्रित करना है। वहाँ लोग जो है सो भर का आंदोलन किया, लेकिन उसको जो है सो कुचल दिया गया ऑस्ट्रिया के द्वारा। ठीक है, तो ये बहुत MBBI प्रश्न है। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। तो किसके हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया था? ऑस्ट्रिया के द्वारा। ठीक है, अगला है कि दक्षिण इटली का एकीकरण किसने किया? तो दक्षिणी इटली का एकीकरण जैसे गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था। उसके बाद जैसे उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण किसने किया? उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण जैसे काउंट कापूर के जैसे द्वारा किया गया था। उसके बाद इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण जैसे 1871 ईस्वी में हुआ। अगला है काबूल की मृत्यु कब हुई? तो काबूल की मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में। याद रखें आप लोग, काबूल की मृत्यु कब हुई थी? 1862 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में। और जालबेरिन संस्था की स्थापना कब हुई? 1834 ईस्वी में। ठीक है, जालबेरिन संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1834 ईस्वी में। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न जो है सो कह रहा है 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि राइन राज्य संघ का निर्माण कब हुआ था? तो राइन राज्य संघ का निर्माण जो है सो ये नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था और ये 1806 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, अगला है सेडोवा का युद्ध कब हुआ? तो सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखेगा। सेडोन का युद्ध 1870 में हुआ और सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ। सेडोवा का युद्ध जो है सो हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग।